रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रोफेसर एपिसोड 12। 2 दिन बाद हॉस्पिटल में ना पार्थ की कंडीशन ठीक थी और ना ही फिदा की कंडीशन ठीक थी। जिस टाइम अचानक से डॉक्टर ने अपनी बात रखी थी कि फिदा के प्राइवेट पार्ट को काफी ज्यादा जख्मी दिया गया है, तो पार्थ के दिमाग ने इस वक्त अपना काम करना बंद कर दिया था और वह बेहोश होकर नीचे गिर गया था और उसके दिल की धड़कनों ने भी अच्छे से रिस्पांस देना बंद कर दिया था और वह भी अभी तक बेहोश था और वो अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था और उसके सीने पर वायरिंग थी ताकि उसके दिल की धड़कनों का रिस्पांस मशीन में डॉक्टर देख सके और उसे उसके अकॉर्डिंग ट्रीट कर सके। डॉक्टर ने कहा था कि अगर अगले 2 दिन के अंदर पार्थ होश में नहीं आएगा तो उसकी कोमा में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है और यहाँ फिदा की कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। उसके पूरे शरीर पर काफी घाव दिए गए थे। जिस अंगूठी से किरण ने उसके शरीर पर जख्म बनाए थे वह काफी गहरी बनाए थे। उन जख्मों से काफी ज्यादा खून बह गया था और ऊपर से जिस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट पर वार हुआ था, फिदा की कंडीशन और भी ज्यादा बुरी हो गई थी। शायद उसने सही कहा था, ज्यादा खूबसूरत होना भी पाप के समान है और बुरी शक्तियों को अपनी तरफ खींचना जैसा है। डॉक्टर फिदा का इलाज तो कर चुके थे, लेकिन फिदा की बॉडी भी कुछ ढंग से रिएक्ट नहीं कर रही थी। वहां पर पार्थ और फिदा की फैमिली के अलावा पार्थ के चाचा जी और उनके दोनों बच्चे आ गए थे। वो राजस्थान में जयपुर में नहीं रहते थे, वो अजमेर रहा करते थे क्योंकि उनका काम और कारोबार अजमेर का था। लेकिन फिलहाल वो 2 दिन से वही आए हुए थे क्योंकि विशाल जी और रूबी जी संभालना अकेले नक्श के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और यहाँ आराधना की भी रो रो कर बुरी हालत थी। लेकिन वो शुक्र था कि उसके पेरेंट्स आ गए थे उसे संभालने के लिए। लेकिन यहाँ फिदा के पेरेंट्स का भी रो रो कर बुरा हाल हुआ था और जैसे ही दूसरी तरफ दुबई में फिदा के भाई ने न्यूज़ सुनी थी तो वह तुरंत अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर पहली फ्लाइट जो इंडिया की मिली थी वहां से वह राजस्थान आ गया था। डॉक्टर इस वक्त पार्थ के पास थे और वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर पार्थ की हार्ट बीट को देख रहे थे, जो धीरे धीरे वापस नॉर्मल तो हो रही थी लेकिन बीच बीच में वापस दब जाया करती थी। डॉक्टर को एक उम्मीद मिलती थी कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से वो उम्मीद जैसे टूट जाया करती थी। नक्श उनके साथ था। उसने कहा, यह क्या है डॉक्टर, कभी ठीक होता है और कभी एकदम से दब जाता है। डॉक्टर ने कहा, शायद जैसे ये ठीक होती है वैसे ही इन्हें अपनी वाइफ की कंडीशन याद आ जाती है और उस वजह से वापस इनकी हार्टबीट दब जाती है। इनके दिमाग में कुछ ऐसी बात डालनी होगी जिस वजह से यह हार्टबीट ऊपर तो उठे लेकिन दबे ना। नक्श ने कहा, मतलब? डॉक्टर ने कहा, मतलब ये है कि ये बेहोश है पर सुन सकते हैं हमारी बात। एक तरीके से टेम्पररी कोमा जो होता है ना, उसमें है ये। बस हमें इस चीज को परमानेंसी में नहीं बदलने देना है। आप कोशिश कीजिए उनके दिमाग में वह बातें डालने की जिससे उनकी हार्ट बीट खुशी से ऊपर तो उठे लेकिन दबे ना, पर एकदम से ज्यादा भी ना हो क्योंकि उसे हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनके दिमाग में उनकी बीवी के लिए सही पर कुछ अच्छी मेमोरी डालने की कोशिश करिए। फैमिली से रिलेटेड, बचपन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कुछ भी हो उसे डालने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये होश में आएंगे तब जाकर उनकी बीवी होश में आएगी, क्योंकि ये तो फिर भी रिस्पांस कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। फिर डॉक्टर बोले, लेकिन उनकी वाइफ ने रिस्पांस करना बिल्कुल बंद कर दिया है और उनका डर ज्यादा है आगे, क्योंकि यह तो कोमा में जाएंगे, उनकी डेथ हो सकती है और अगर आप चाहते हैं कि दोनों ठीक हो जाए तो इनको पहले ठीक करना होगा और आपको ही इन्हें ठीक करना होगा। अपनी फैमिली मेंबर को बोले कि अपने दिल को एकदम अच्छा करके बिना किसी स्ट्रेस के उनके दिमाग में अच्छी अच्छी बात डाली जाए ताकि यह अपनी वाइफ को खुद से उठाने जाए। शायद अपने पति की आवाज सुनेंगे तो वह ठीक हो जाएंगे। इनको सब उठा सकते हैं पर उनको सिर्फ यह उठा सकते हैं। अभी से आप मेरी बेवकूफ़ी बोलिए या कोई माया बोलिए, पर फिलहाल मेरे हिसाब से कोई लॉजिक तो काम नहीं आने वाला, मैजिक ही आएगा। फिर डॉक्टर थोड़ा रुक कर बोले, कोशिश जारी रखिए। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यह टेम्पररी कोमा परमानेंट में चला जाएगा और फिर शायद दोनों को ही बचना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा ये कोमा में कब तक रहेंगे हमें कुछ नहीं पता और उनकी तो शायद डेथ हो जाएगी क्योंकि उनकी बॉडी ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा सहन कर लिया है। एक दिन में जो वार हुआ है उनके ऊपर वो बहुत खतरनाक था। किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, मैं तो ये कहूंगा। अभी आप प्लीज इनके ऊपर फोकस कीजिए। उसके बाद डॉक्टर वहां से अपनी टीम के साथ चले गए। नक्श बाहर आया। विशाल जी ने कहा, क्या हुआ नक्श? नक्श ने अपना काम छोड़ दिया था इन दोनों के लिए। नक्श विशाल जी के पास आया और उनके पास बैठ गया घुटने पर। इस वक्त हर किसी में सिर्फ नक्श और फिदा का भाई ही था जो हिम्मत दिखा रहे थे और कोई नहीं, क्योंकि
अगर ये दोनों हिम्मत खो देंगे ना, तो उनका पूरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। ये दोनों जानते थे, इस वक्त फिदा के भाई ने अपनी मां के सर को अपने कंधे पर रखा हुआ था और उन्हें आराम से थपकी दे रहा था। नक्श ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि हमें किसी तरीके से पार्थ को होश में लाना होगा। पार्थ होश में आएगा तभी फिदा होश में आ पाएगी। डॉक्टर का कहना है कि पार्थ की बॉडी बेहोशी में भी कुछ ना कुछ रिस्पांस कर रही है, लेकिन फिदा की नहीं कर रही। अब फिदा की बॉडी शायद पार्थ के कहने पर ही कुछ रिस्पांस करेगी और उसके लिए पार्थ का होश में आना बहुत जरूरी है। और थोड़ा रुककर वो बोला, उन्होंने कहा है कि पार्थ की हार्ट बीट नॉर्मल तो हो रही है, लेकिन वो शायद इस वक्त फिदा की उस वर्स्ट कंडीशन के बारे में सोच लेता है और उसकी हार्ट बीट वापस दब जाती है। तो डॉक्टर ने कहा है कि जैसे ही हमें उसकी हार्ट बीट ऊपर उठती हुई नजर आए, हमें उसके दिमाग में फिदा के साथ बीते हुई अच्छी यादें डालनी है, या फिर हमारी फैमिली से रिलेटेड या कोई भी अच्छी बात कोशिश करके दिमाग में डालनी है, ताकि वो दबे ना और वो बस होश में आ जाए, क्योंकि वही है जो फिदा को होश में ला सकता है और कोई नहीं ला सकता। विशाल जी इस पर रूबी जी को देखने लगे, लेकिन रूबी जी इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। विशाल जी ने कहा, अपने बेटे को होश में नहीं लाना। रूबी जी ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया और वह खड़ी हो गई। नक्श उन्हें संभालते हुए अंदर की तरफ ले आया। बाकियों को इस वक्त फिदा का भाई देख रहा था। नक्श ने कहा, आना है क्या तुम्हें? फिदा के भाई ने कहा, तुम जाकर ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो मैं लेकर आता हूँ मम्मी पापा को, शायद इनके कहने से कुछ हो जाए। नक्श ने अपना सर हिलाया और उसके बाद वह दोनों अंदर आ गए, लेकिन पार्थ अभी भी रिएक्ट नहीं किया। पार्थ के चाचा और उसके दोनों भाई बहन थे। पार्थ के चाचा जी विवेक जी और उसकी चाची जी धरा जी और उसके दोनों कजिन्स हर्षिका और दक्ष, वह सारे बाहर ही थे। वो सारे के सारे छाया जी की तरफ आ गए। यहाँ अंदर रूबी जी पार्थ के पास आई और उसका चेहरा देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वापस पार्थ की हार्ट बीट ऊपर की तरफ आ रही है। वो उसके कान के पास आई और बोली, पार्थ तुझे तेरी शादी याद है, जो कितना ज्यादा एक्साइटेड था। हमने तुझे कहा था कि शादी को हम पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। तो तुझे याद है तूने शादी के लिए कितना बड़ा नौटंकी किया था। तूने ट्रक के ऊपर शादी करी थी अपनी बीवी के साथ, याद है? तू शादी के लिए इतना उतावला था कि तूने बारिश को भी मात दी थी और अपनी बीवी के साथ ट्रक पर चढ़कर शादी करने लगा। विशाल जी और नक्श एक दूसरे को देखने लगे और फिर उन्होंने पार्थ को देखा। पार्थ के दिमाग में शादी की धुंधली धुंधली यादें चलने लगी। किस तरीके से उन्होंने ट्रक ड्राइवर को मनाया था, फिर वो ट्रक ड्राइवर के साथ जाकर ट्रक के अंदर मंदिर हवन कुंड का सामान लेकर आया था और फिर दोनों ने अपनी स्पेशल वेडिंग की थी और ये दुनिया की सबसे यूनिक मैरिज में एक थी। पार्थ की हार्ट बीट ये सुनकर नीचे नहीं गई, लेकिन ऊपर भी नहीं गई। वो एक जगह रुक गई। शायद वो एक ही जगह रखकर ही सब कुछ सोच रहा था। तभी नक्श ने आगे आकर कहा, पार्थ अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ किया था। कैसे तूने कहा था सबके सामने कि जब तक तेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तो उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने देगा, उसके साथ पूरा टाइम प्यार से रहेगा। याद कर उसके बाद तेरे और फिदा के बीच में क्या क्या हुआ होगा। पार्थ को वो सब भी याद आने लगा। वो दोनों बिल्कुल एक तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उसने जम के फिदा को प्यार किया था। इसी तरीके से वह सारे के सारे सिर्फ अच्छी यादें फिदा से रिलेटेड उसे बता रहे थे और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी हार्टबीट को नोटिस कर रहे थे, जो ऊपर ही उठ रही थी, नीचे नहीं जा रही थी। मतलब डॉक्टर ने जो कहा था वह हो रहा था। अचानक से उन्हें पार्थ की गहरी गहरी सांसें सुनने को मिली। अभी तक वो सांसें काफी धीरे चल रही थी, लेकिन अब वो आराम से नॉर्मल होती जा रही थी और तेज हो रही थी। रूबी जी उसके पास आए और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोली, हाँ बेटा उठ, उठ जाना बेटा, उठ जा। पार्थ ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना फाइनली शुरू कर दिया। उसने जब अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले फिदा का हंसता हुआ चेहरा था, लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर की वो न्यूज़ जिस पर उसकी सांसें बहुत ही ज्यादा गहरी हो गई और उसे ऐसा लगा कि उसकी हार्ट बीट अभी रुक जाएगी। वो गहरी गहरी सांस ले रहा था, अपने मुंह को खोलकर। ऐसा लग रहा था कि उसकी नाक को किसी ने पकड़ लिया है और वो उसे सांस ही नहीं ले पाएगा, इसलिए वो सांस नहीं ले पाया। नक्श जल्दी से बाहर गया और वो उसके लिए पानी लेकर आया। उसने पार्थ को बिठाया और उसे पानी पिलाया। पार्थ ने दोनों हाथों से ग्लास को पकड़ा और उससे पानी पी लिया। कमरे में ऐसी चल रहा था, लेकिन अचानक से पार्थ के चेहरे पर पसीना ही पसीना आ गया था। रूबी जी ने अपने कपड़े से उसे साफ किया। वो फाइनली उनकी बातों से होश में आ गया था। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, फिदा 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 फिदा।
और कोई शब्द उसके मुंह पर नहीं था सिवाय अपनी बीवी के नाम के। वो बार बार वही बोल रहा था। रूबी जी ने उसे अपनी तरफ किया और कहा, कुछ नहीं होगा, उसे ठीक हो जाएगी, तू है ना उसे ठीक करने के लिए। पार्थ तुरंत उसके गले लग गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मैं टाइम पर नहीं पहुंचा। मैं उसके पास, उसे आदमी ने मेरी बीवी के साथ में अच्छा पति नहीं हूं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। उसकी वजह से मेरी फिदा को इतना दर्द सहना पड़ा। मेरी वजह से उसे इतना सब कुछ सहना पड़ा। मैं अच्छा पति नहीं हूं। मुझे पता वह भी मुझसे नफरत करेगी, है ना, क्योंकि मैं उसे बचाने नहीं आया। और आगे बोला, मैंने उसे बचाया नहीं, मैंने उसका रैप होने दिया। मैं चाहता तो जल्दी उसके पास पहुंच सकता था, लेकिन उससे कोई भी शब्द ढंग से वो पूरी तरीके से नहीं बोल पा रहा था। इसका सेंटेंस भी वो पूरा नहीं कर पा रहा था। नक्श के पास जो आधा बचा हुआ गिलास था पानी का, उसने वापस उसे पार्थ को पिलाया और बच्चों की तरह उसने उस पानी को एक सांस में पी लिया। रूबी जी ने उसकी कमर को मिलना शुरू कर था ताकि उसके कमर में पानी जाकर अटक ना जाए। पार्थ ने उसे कसकर पकड़ लिया। अब आगे वह कोई भी शब्द नहीं बोला क्योंकि उससे बोला नहीं जा रहा था। वो बस बच्चों की तरह जोर जोर से उसके गले रखकर रोते ही जा रहा था। रूबी जी ने कसकर उसका सर पकड़ लिया और उसे सहलाते हुए वो बोला, बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो इसे रोता नहीं है, और जिसने उसकी बीवी के साथ इतना गलत किया है ना, मुझे पता है उसको तो महिषासुर जैसा वध मिलेगा। जिस तरीके से तूने सुमित को मारा ना, उससे भी खतरनाक मौत तुझे देनी है उसे, क्योंकि सुमित ने ज्यादा नहीं किया था और तूने क्या किया, उसे रावण के साथ लगाकर मार दिया। तो अब सोच कि तुझे इस महिषासुर का कैसे वध करना है। तब तो रावण आया था, अब उससे भी खतरनाक आया है महिषासुर, तुझे उसे मारना है। जैसे ही रूबी जी ने ये कहा, पार्थ ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें सच में लाल हो गई थी रोने की वजह से, लेकिन धीरे धीरे रोने की वजह से हुई लाल आंखें गुस्से से हो गए और उसने कसकर उसे पकड़ा और बोला, महिषासुर का वध मां ने किया था, इस बार भी मेरी फिदा ही करेगी। मैं नहीं करूंगा, उसे लड़ना सिखा दूंगा। उसके लिए मुझे उसे ठीक करना है। कहाँ है वह? उसके बाद वह उनसे दूर हुआ तो रूबी जी ने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, बहुत बुरी कंडीशन में है अभी तक। डॉक्टर ने कहा कि तुम उसे ठीक कर सकते हैं बहुत जल्दी। वो उठ गया और वो किसी तरीके से वहां से बाहर की तरफ आ गया। उसने अपने सीने पर लगी सारी की सारी वायरिंग को निकाल दिया था। उससे चला नहीं जा रहा था, शायद 2 दिन तक बेहोश था। इस वजह से अभी भी उसका मन अनकॉन्शियस स्टेट में था, इसलिए दरवाजे तक पहुंचने उसका सर हल्का सा घूम गया। लेकिन नक्श ने उसे पकड़ लिया और कहा, रुक जा पार्थ, थोड़ी देर रुक जा। लेकिन पार्थ ने नक्श को हटाया और वो बाहर की तरफ चला गया। पार्थ कमरे से निकल गया। बाहर जब छाया जी को उसने रोते हुए देखा तो वह कुछ पल के लिए रुक गया। उनकी नजर भी गेट की तरफ गई तो वह खड़ी हो गई और वह तुरंत उसके पास आई और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोले, भगवान का शुक्र है तू ठीक हो गया। उसके बाद वो उसके गले लग गई तो पार्थ में भी उसे कसकर पकड़ लिया। तभी उसकी नजर आराधना पर गई, जो कि अपनी मम्मी के कंधे पर सर रखकर कहीं गुमसुम थी। ना वो रो रही थी, ना वो कुछ बोल रही थी, वो सिर्फ एक जगह देख रही थी। पार्थ ने छाया जी को अपने आप से दूर किया और फिर वह आराधना के पास आया। आराधना ने किसी को अपने पास महसूस किया तो उसने अपना सर उठाकर पार्थ को देखा, पर फिर से अपनी नजरों को नीचे कर लिया। पार्थ ने पूछा, फिदा कहाँ है? आराधना ने बस अपना हाथ हिलाकर ऑपरेशन थिएटर बोल दिया। पार्थ ने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए और फिर उसने दरवाजा खोला। उसने सामने देखा जहां पर फिदा बेहोश पड़ी थी और डॉक्टर अभी भी उसे ट्रीट कर रहे थे। जब डॉक्टर ने पार्थ को देखा तो वो खुश हो गए और उन्होंने बोला, कंग्रेचुलेशन, आप ठीक हो गए और अब अपनी वाइफ को ठीक कीजिए, क्योंकि अब हमसे तो ये ठीक नहीं होने वाली। हमने पूरी कोशिश कर ली। पार्थ ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। उसके अंदर अभी इतनी एनर्जी नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें सहारा दिया और उन्हें एक टेबल पर बिठा दिया। पार्थ ने फिदा को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला और नीला पड़ा हुआ था। उसके चेहरे की सारी रौनक गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर कट के मार्क्स थे। उसकी पूरी बॉडी को सफेद रंग की चादर से अच्छे से ढका हुआ था। पार्थ ने कहा, इसे ऐसे क्यों ढका हुआ है? डॉक्टर ने कहा, क्या देख पाएंगे आप अपनी बीवी की बॉडी को? पार्थ ने कहा, हाँ देख पाऊंगा। डॉक्टर ने बाकी सबको वहां से जाने के लिए कहा और एक नर्स से बोला कि वो उसकी बॉडी पार्थ को दिखा दे, पर तुरंत उसे ढक भी दे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि पार्थ लंबे समय तक फिदा की उस बॉडी को नहीं देख पाएगा। डॉक्टर वहां से चले गए और फिर नर्स ने कहा, सर मैं ज्यादा देर तक नहीं खोल कर रखूंगी, क्योंकि
बाहर का टेम्परेचर उनकी बॉडी से टच नहीं होना चाहिए। पार्थ ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद धीरे धीरे फिदा की बॉडी से उस चादर को हटाया। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसने बस हल्का सा ही हटाया था कि पार्थ ने कहा, वापस ढक दो। नज हैरान हो गई। पार्थ ने कहा, मैंने कहा वापस ढक दो। नज ने उसे वापस ढक दिया। पार्थ ने फिदा का सीना देखा था जो कि बिल्कुल लाल हुआ पड़ा था। उस पर भी कट के बहुत सारे निशान थे और पटिया बंधी हुई थी। यहां तक कि चोट में फिदा सीने के वो ब्लैक स्पॉट को भी किरण ने नहीं छोड़ा था, वहां पर भी कट का निशान था। पार्थ ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया, जिनमें किनारियों से आंसू बह गए। नज ने बाहर जाकर डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने कहा, आपने इतनी जल्दी देख लिया? नज ने कहा, इन्होंने देखा ही नहीं। डॉक्टर ने कहा, जानता था नहीं देख पाओगे और अच्छा हुआ आपने ऊपर ऊपर ही देखकर अंदाजा लगा लिया, क्योंकि नीचे उससे भी बुरा हाल है। पार्थ ने कहा, समझता हूं, अब आप जाइए यहां से। डॉक्टर वहां से चले गए, पर एक डॉक्टर अभी भी वही थे ताकि वो पार्थ को गाइड कर सके। पार्थ ने कहा, मैंने कहा चलिए यहां से। डॉक्टर ने कहा, आपको गाइडेंस की जरूरत है। पार्थ ने उसे गुस्से से देखा और कहा, अब मुझे मेरी बीवी को कैसे उठाना है, उसके लिए मुझे डॉक्टर की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर ने अपना सर झुकाया और वहां से बाहर आ गए और उन्होंने गेट को लगा दिया। सब बाहर आ गए थे। उन्होंने जब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वह अकेले ही उनके साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं। पार्थ की एक नज़र उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रही है। धड़कनों की लाइंस को देखा जो कि फिलहाल तो नॉर्मल थी, लेकिन बीच बीच में वह नीचे की तरफ जा रही थी। पार्थ अपनी जगह से उठा और उसके पास आकर बैठ गया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर और छुपाकर उसके चेहरे को अपने होठों से बार बार छूने लगा और उसे चूमने लगा। उसे वह नज़ारा याद आने लगा जब वह उस फैक्ट्री के अंदर गया था और उसे नेकेड कंडीशन में फिदा मिली थी और हर कोई बाहर ही रह गया था। उन्होंने बस एक नज़र फिदा को देखा था और वह सारे के सारे बाहर हो गए थे। पार्थ ने अपनी शर्ट को निकालकर फिदा की बॉडी को कवर लिया था और उसे बाहर लेकर आया था। उसी वक्त पार्थ की सांस लगभग थम गई थी, लेकिन वह किसी तरीके से अस्पताल ले आया था उसे। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा था कि प्राइवेट पार्ट पर हमला हुआ है तो पार्थ की धड़कनों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। डॉक्टर अपनी पूरी बात भी नहीं बोल पाए थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। भारत को अभी भी लग रहा था कि उसका रेप ही हुआ है। पार्थ अपना हाथ चादर के ऊपर से है उसके पेट के नीचे लेकर गया और उसे हल्के हल्के सहलाते हुए बोला, यहां तक आया था ना वो तुम्हारे अंदर। उसके बाद उसने उसका चेहरा देखा और बोला, मैं उस आदमी का दर्द यहां तक लेकर आऊंगा। और फिर पार्थ ने अपने हाथों को हल्की हल्के सहलाते हुए फिदा के सीने पर ले आया, जिसका मतलब था अगर किरण ने अपने आप को उसके अंदर डालकर फिदा के पेट पर अटैक किया तो वो उसके सीने तक अटैक करेगा, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है। जब कोई आदमी जबरदस्ती एक लड़की के साथ रेप करने पर आता है और उसके पेट तक चला जाता है तो वह मौत के समान होता है और पार्थ को अच्छे से पता था हर एक बात का। वह बायोलॉजी का टीचर था और वह हर एक चीज की बारीकी को बहुत अच्छे से समझता था कि रेप के वक्त लड़का किस तरीके से किसी लड़की के साथ पेश आता है और जब एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में फिजिकल रिलेशन बनता है तो वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, कौन सी नमी होती है, कौन सी शक्ति होती है, उसे अच्छे से हर एक चीज के बारे में पता था। जब वह खुद कॉलेज में था तो उसे अच्छे से बताया गया था और उसके टाइम पर और आज भी स्पेशल वर्कशॉप होती थी। रेप अटेम्प्ट और फिजिकल लव के ऊपर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और क्यों लड़कियां फिजिकल लव को फिर भी सहन कर पाती हैं लेकिन रेप अटेम्प्ट को सहन नहीं कर पाती और अधिकतर केसेस में वह मर जाती है, क्योंकि जब फिजिकल लव की बारी आती है तो सामने वाले को पता होता है कि उसे कितना दर्द देना है और कितना उनसे उस दर्द की दवा बना है। लेकिन जब रेप की बारी आती है तब वो सिर्फ दर्द देना जानता है, उसकी दवा बन नहीं जानता, मरहम नहीं बन सकता, वो सिर्फ घाव बनता है। पार्थ डॉक्टर तो नहीं था लेकिन वह जान सकता था कि कितना दर्द हुआ होगा, कितना उसे टॉर्चर सहना पड़ा होगा और वह ठीक जो उसने फैक्ट्री के बाहर तक फिदा की सुनी थी उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। पार्थ ने अपना हाथ उसके सीने से हटाया और उसके चेहरे पर वापस लेकर आया और बोला, तुम्हें पता है जब तुम होश में आओगे तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा, तुम्हें नहीं डांटूंगा, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा अपने आप से चिपका कर रखूंगा, एक सेकंड के लिए खुद से दूर नहीं करूंगा और जब तुम थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगोगी ना तब तुम्हें सिखाऊंगा कि जब माँ ने महिषासुर का वध किया था तो उनके अंदर कितना क्रोध था, वो सारा क्रोध तुम्हारे अंदर लेकर आऊंगा, तभी तो तुम उसमें विनाशी का वध कर पाओगे। पार्थ की आंखों में अचानक से गुस्सा तैयार हो गया और वह बोला, तुम जानती हो
तुम बहुत स्ट्रांग हो, तभी तुमने इतना दर्द सहन कर लिया। बस तुम्हें थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाना है मुझे। प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ फिदा, ऐसे नहीं देखा जा रहा। फिदा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। उसके चेहरे में, उसके बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। पार्थ ने झुककर उसके माथे को दोबारा चूम लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे लॉन्ग किस करने लगा, जिस पर फिदा की बॉडी ने हल्की सी हलचल करनी शुरू करी। उसके चेहरे के सामने धुंधली धुंधली यादें बहने लगी। वो पहाड़ जहां उसने पार्थ को आई लव यू बोला था, वह पहली मुलाकात पार्थ के साथ अचानक से, दूसरी मुलाकात कॉलेज के अंदर, उसका रोना, पार्थ का उसे अपनी बाहों में उठाना, अचानक से आराधना की शादी नक्श के साथ, उसका खुद की पार्थ के साथ अपनी शादी का फिक्स करके आ जाना, उसका पार्थ के साथ इस पहाड़ पर आई लव यू का कन्फेशन करना, ट्रक के ऊपर शादी। हर चीज धुंधली धुंधली उसके आंखों में दोबारा बस रही थी। उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही थी लेकिन आंखें अभी भी बंद थी। जब पार्थ को हल्की हल्की मूवमेंट उसकी बॉडी में नजर आई तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके माथे को चूम लिया और बोला, प्लीज जल्दी होश में आ जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। उसके लिए मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम जब बोलोगी, जैसा बोलोगे, वो करूंगा। तुम दिन को दिन बोलोगी, दिन को रात बोलोगी, तो मैं मान जाऊंगा। तुम रात को दिन बोलोगी, रात को रात बोलोगी, मैं मान जाऊंगा। तुम कहोगी धूप नहीं हो रही, बारिश हो रही है, मैं मान जाऊंगा। तुम कहोगी कि मैं पागल हूं, मैं मान जाऊंगा। तुम कहोगी कि तुम दुनिया की सबसे समझदार इंसान हो, मैं मान जाऊंगा। कहते कहते उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई और उसने उसके सीने में अपना सर छुपा लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक से मशीन जोरों से शोर करने लगी, बाहर तक आवाज आने लगी। डॉक्टर अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि पार्थ उसके सीने पर सर रखकर लेटा हुआ है। डॉक्टर ने तुरंत कहा, मिस्टर नेगी प्लीज बाहर जाइए, हम इनका चेकअप करना है। पार्थ ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर नेगी प्लीज जाइए, हमें इन्हें चेक करना है, अचानक से शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। पार्थ इस पर हैरान हो गया और फिदा को देखने लगा और उसका चेहरा पकड़कर बोला, बिल्कुल नहीं फिदा फिदा। उसके बाद वो उसे उठाने लगा लेकिन वो उठ नहीं रही थी। फिदा फिदा फिदा। वो उसे उठा रहा था अभी भी। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर नेगी प्लीज बाहर जाइए। उसके बाद एक डॉक्टर उसे जबरदस्ती बाहर की तरफ ले गया। रूबी जी ने पूछा, यह आवाज कैसी थी? पार्थ ने बच्चों की तरह कहा, मुझे नहीं पता कुछ। मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैंने सच में। उसके बाद अपने बालों को नोचने लगा। रूबी जी ने कहा, क्या कर रहा है तू पार्थ, छोड़ अपने बालों को। पार्थ ने कहा, मैंने कुछ किया है। उसके बाद वो अपने घुटने पर आ गया। रूबी जी नीचे बैठी, छाया जी भी नीचे बैठी और उससे बोले, तूने कुछ नहीं किया बेटा। पार्थ ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने किया है, सब कुछ तो मैंने किया। उससे जबरदस्ती शादी कर ली, उसका मन भी नहीं था मुझसे शादी करने का, फिर भी जबरदस्ती उसके अंदर अपने प्यार भरने की कोशिश की मैंने। दोनों बार उसकी जान नहीं बचाई। हमेशा तब पहुंचा जब उसके साथ हादसा हो चुका था। मेरी वजह से हुआ सब कुछ। अगर मेरा प्यार सच्चा होता तो टाइम पर पहुंचता। टाइम पर तो मैं कुछ करता ही नहीं हूं। बस टाइम पर डांटना आता है, लोगों को सुनना आता है, लेक्चर देना आता है और कुछ नहीं आता मुझे। और यहाँ डॉक्टर अचानक से फिदा बढ़ती बिगड़ी तबीयत को देख रहे थे। अचानक से उसकी तबीयत ने बिगाड़ना शुरू कर था और पार्थ का बातों का कोई असर नहीं हुआ था। डॉक्टर को लगा कि पार्थ की बातों ने उल्टा कर दिया। फिदा अपने जीने की उम्मीद खो रही थी धीरे धीरे। डॉक्टर उसे आराम से चेक कर रहे थे लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। तभी अचानक से मशीन में सिंगल लाइन दिखानी शुरू कर दी। डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर बोले, अचानक से कैसे हार्ट बीट रुक सकती है, अभी तक तो सब कुछ ठीक था। एक डॉक्टर बोले, बाहर फैमिली खड़ी है सर, इनकी क्या बोलेंगे? इस चीज की हमने उम्मीद नहीं रखी थी कि मर जाएगी। डॉक्टर ने कहा, शायद मशीन में कोई प्रॉब्लम है, इन्हें ठीक तो करना पड़ेगा हमें, वरना पार्थ नेगी पूरे अस्पताल में आग लगा देगा अगर इन्हें सच में कुछ हो गया तो। एक डॉक्टर आया और मशीन को चेक करने लगा लेकिन मशीन बिल्कुल ठीक थी। उसने कहा, सर मशीन बिल्कुल ठीक है, मशीन पर क्यों दोष दे रहे हैं हम सब? शायद सच में भारत नेगी की बात ने उल्टा असर किया है। डॉक्टर ने कहा, एक पति की बात अपनी पत्नी को ठीक करते वक्त कैसे उल्टा असर कर सकती है? डॉक्टर ने कहा, लेकिन जो दिख रहा है हम तो वही बोल रहे हैं सर। जैसे ही वह आए, इनकी बॉडी ने अपने आप को डाउन करना शुरू कर दिया और अब हार्ट बीट रुक गई है। शी इज डेड। ऑपरेशन थिएटर में जैसे ही उसे डॉक्टर ने कहा कि फिदा मर चुकी है,
तो डॉक्टर बस उसे देखने लगे और बोले, आपका दिमाग खराब हो चुका है, मशीन को चेक करिए। वो डॉक्टर बोले, सर आप मैजिक पर क्यों बिलीव कर रहे हैं? हर जगह लॉजिक चलता है, मैजिक नहीं चलता है। डॉक्टर ने कहा, मैजिक करके देखते हैं। एक केस में ठीक क्या हो गया, पार्थ होश में आ गया। जरूरी नहीं कि वह उनकी वाइफ पर भी लागू हो। देखिए उल्टा असर पड़ गया है। आपकी इस माया के चक्कर में हम कुछ देर तक इनके पास नहीं थे और देखिए क्या हुआ, मर गई। पार्थ नेगी ने अपनी वाइफ को मार दिया। डॉक्टर ने कहा, शट अप। तभी यह लाइन, पार्थ नेगी ने अपनी वाइफ को मार दिया, ये लाइन अचानक से फिदा के ऊपर रिएक्ट करने लगी और मशीन ने दोबारा बजना शुरू किया। डॉक्टर ने मशीन की तरफ देखा और कहा, हो ही नहीं सकता। कोई भी पति जो अपनी पत्नी से इतनी शिद्दत भरी मोहब्बत करता हो वो मार सके। चेक करो, तुम्हारी मशीन में खराबी है। उसके बाद वो फिदा को दोबारा चेक करने लगे। फिदा गहरी गहरी सांस ले रही थी, उसकी धड़कनें काफी रफ्तार से बढ़ रही थी। डॉक्टर उन्हें शॉक दे रहे थे, इलेक्ट्रिक वाला, ताकि वो थोड़ा ठीक से रिएक्ट करें, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तभी अचानक से वापस मशीन ने सीधी लाइन दिखाना शुरू कर दिया। सभी ने एक दूसरे को देखा। 3 महीने बाद नेगी मेंशन रूबी जी इस वक्त बाहर बैठी हुई थी और गार्डन में बैठकर धूप का लुत्फ उठाते हुए चाय पी रही थी। ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उन्होंने शॉल लपेटी हुई थी अपनी बॉडी पर। तभी वहां पर चाय लेकर आराधना आई और बोली, ये क्या कर रही है? रूबी जी बोली, चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। आराधना उसके साइड में आकर बैठ गई और बोली, ऐसी ठंडी के मौसम में गरम गरम चाय मजा आ जाता है ना? रूबी जी ने कहा, बिल्कुल, बहुत मजा आ जाता है। वैसे तुम्हारा पति उठा नहीं उठा, उसे कंपनी जाना है या नहीं जाना है? आराधना ने कहा, उठा कर आए हूं, थोड़ी देर में हो जाएंगे तैयार। रूबी जी ने चाय के चुस्की लेते हुए कहा, और तुम्हारा देवर? आराधना ने कहा, उन्हें मैंने नहीं उठाया अभी, वो कल रात तेरे से आए थे ना, इसलिए चाय पीने के बाद उन्हीं के पास जाऊंगी। रूबी जी ने कहा, हाँ उसे उठा देना, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। उसके बाद दोनों ने चाय पी और घर के अंदर वापस आ गए। रूबी जी अखबार लेकर वहीं बैठ गई और थोड़ी देर में विशाल जी आए और बोले, यह क्या है, आज मेरा अखबार तुम्हारे हाथ में? रूबी जी ने कहा, क्यों नहीं ले सकती, और आज पहले अखबार में पढ़ूंगी, शांति से बैठे रहो तुम। आराधना उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ चली गई और सीधा पार्थ के कमरे में गई। उसने दरवाजा खटखाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, इसलिए उसने दरवाजा खोल ही दिया और अंदर गई तो उसने देखा पार्थ आधा टेढ़ा पूरे बिस्तर पर फेल कर सो रहा है। उसने कमरे के सारे पर्दों को खोल दिया और खिड़की को भी बाहर की तरफ झटका देकर खोल दिया, जिस वजह से धूप की रोशनी सीधा पार्थ के ऊपर आई, और बालकनी का दरवाजा भी आराधना ने खोल दिया। पार्थ ने कहा, सोने दो आराधना। आराधना ने कहा, आपको कॉलेज जाना है, आप भूल गए, आपने कहा था कि आज इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपका। पार्थ इस पर तुरंत उठकर बैठ गया और अपनी आंखों को मलने लगा, और आराधना ने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और पार्थ को दिया। पार्थ ने वह गिलास लिया और उठकर बालकनी में बाहर चला गया। आराधना उसका बैग ठीक करने लगी। पार्थ ने अपने मुंह में पानी लिया और उसका कुल्ला करके नीचे फेंक दिया। उसके बाद वह बाहर आया और बोला, मेरे कपड़े निकाले आराधना। आराधना ने कहा, निकाल रही हूँ, आप जाकर नहा लीजिए। उसके बाद उसने बेडशीट को ठीक से बिछाया और ब्लैंकेट को फोल्ड करके अलमारी के अंदर रख दिया और फिर क्लोजेट में गई और पार्थ के कपड़े लेकर बाहर की तरफ आ गई। उसने उसके कपड़े रखे और फिर बोली, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ आपके लिए, तैयार होकर आ जाना, मैं बुलाने नहीं आऊंगी। पार्थ जो शावर के नीचे खड़ा हो गया था वो बोला, ठीक है जाओ। आराधना वहां से चली गई। वो जल्दी से किचन में आई और नौकरानी की मदद करी नाश्ता बनाने में, और फिर वो बोली, नाश्ता लगाओ, मैं कॉलेज के लिए तैयार होने जा रही हूँ। नौकरानी ने अपना सर हिला दिया और फिर अपनी साड़ी को संभालते हुए आराधना अपने कमरे में गई, जहां पर नक्श तैयार हो रहा था। वो उसके पास आई और इसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स को लगाते हुए बोले, बहुत आलसी हो गए हैं आप। नक्श ने उसकी कमर पर हाथ रखा और अपने करीब करते हुए कहा, ऐसी बीवी हो तो मुझे आलस की दुकान बनने का मन करता है। आराधना इस पर मुस्कुराई और उसके गालों पर किस कर दिया और बोली, तैयार हो जाए जल्दी से, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। उसके बाद में क्लोजेट की तरफ जाने लगी तो नक्श ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, अरे ऐसे कैसे, थोड़ा सा रोमांस तो कर लो, वैसे भी कल का रोमांस अधूरा रह गया था। आराधना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और कहा, आपको रोमांस के अलावा और कुछ नहीं सूझता अब, पहले तो बिल्कुल भागते थे।
नक्श ने कहा, जिस दिन से एक दूसरे के बिल्कुल पूरी तरीके से हो गए हैं ना, उसे दिन से बस तुम्हारे करीब आने का मन करता है। और उसके बाद वो उसके होठों की तरफ आने लगा और आराधना ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। लेकिन तभी उसने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और कहा, मुझे कॉलेज जाना है, वरना आपके भाई मुझे बहुत डांटेंगे। उसके बाद वो सीधा अंदर की तरफ चली है और उसने अपनी साड़ी को उतारकर नॉर्मल सूट पहने और गले में मंगलसूत्र डाला और अब से वो मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ ही कॉलेज जातो थी और कोई उसे कुछ नहीं कहता था। यहाँ दूसरी तरफ पार्थ बाहर आया और उसने कपड़े बदले और फिर वो कमरे से बाहर तो आया लेकिन नीचे उतरने के लिए नहीं। वो कॉरिडोर की दूसरी तरफ गया और एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आया, जो कि अंधेरे से घिरा हुआ था। उसने लाइट को ऑन किया और फिर सामने देखा। हर एक दीवार पर, हर एक जगह फिदा की फोटोज लगी हुई थी। हैंडमेड एक तस्वीर थी जो कि कैनवस में फिलहाल छुपी हुई थी। उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ था। पार्थ ने उसे पर्दे को हटाया तो उसके अंदर फिदा का स्केच था, जो पेंसिल से बनाया हुआ था, बस कलरिंग बाकी थी। वहीं पर टेबल पर रखा पेंट ब्रश उठाया और हल्का सा कलर करते हुए बोला, आज रात तुम्हें भी पूरा कर दूंगा, जैसे इन सबको 3 महीने में पूरा किया है। तुम में जादू है फिदा, जादू। तुम्हारे ना होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि तुम मेरे करीब हो बहुत। उसके बाद उसने उसे पूरे कमरे को देखा, जहां पर फिदा की अलग अलग एंगल से ली हुई फोटो फ्रेम्स थी जो कि पार्थ ने अपने हाथों से बनाई थी। पार्थ के हाथ काले हो गए थे पेंटिंग्स बनाते बनाते, लेकिन उसके हाथों की कला और जादू वह खत्म नहीं हुआ था। वो दिन पर दिन निखरता जा रहा था। वो थोड़ा सा उस पेंटिंग को पूरा करके वहां से निकल गया और कमरे को बंद कर दिया और लाइट्स को भी, और वहां से सीधा नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। नौकरानी ने सबको नाश्ता सर्व किया और सबने नाश्ता किया और पार्थ आराधना को लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज। आराधना इस वक्त अपनी एक दूसरी फ्रेंड के पास बैठी हुई थी और वो बोली, वैसे तुझे क्या लगता है कौन टॉप करेगा आज के टेस्ट में? आराधना ने कहा, वो तो हमारे सर ही बताएंगे कि कौन टॉप करेगा। थोड़ी देर में वो पार्थ आ गया और उसने कहा, कल के टेस्ट के नंबर से आ गए हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि सबके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, पर 2-3 स्टूडेंट्स से जिनके नंबर से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। अगर डाउट है तो स्टाफ रूम में आकर क्लियर कर लेना, और नहीं है तो मुझे बता दीजिए जरा कि टेस्ट में क्या हो गया था। टेस्ट में बाद में सबमिट करूंगा, पहले आगे की टॉपिक करेंगे। उसके बाद पार्थ ने मैथ्स का एक टॉपिक लिखा ब्लैकबोर्ड पर और उसके बाद क्लास में चालू हो गई। पार्थ ने 3 टॉपिक करवाया और तीनों टॉपिक की एक ही दिन में असाइनमेंट दे दिया। पार्थ ने सब कुछ होने के बाद टेस्ट पेपर सबमिट किया और कहा, आई होप कि आगे से यह गलतियां ना हो और जो असाइनमेंट है वो मुझे कल ही मिल जाए, अदरवाइज मैं कलेक्ट नहीं करूंगा और अपने मार्क्स के आप खुद जिम्मेदार होंगे। आराधना के साथ जो लड़की बैठी हुई थी वो बोली, जब से फिदा गई है तब से पार्थ सर कुछ ज्यादा ही हार्टलेस नहीं हो गए हैं। आराधना इस पर चुप हो गई और बोली, चुप करो समझी, मेरी फिदा कहीं नहीं गई है। वो लड़की बोली, सब जानते हैं कि फिदा चली गई है, वो कभी नहीं आएगी, देख लेना। जिस हिसाब से तुम बोल रही हो ना, वो जिस कंडीशन में है वहां से भी वह चली जाएगी, वह नहीं आएगी, देख लेना। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे अपने, याद है ना? आराधना ने कहा, शट अप, मेरे पास आज के बाद बैठना मत और मुझसे बात मत करना। उसके बाद वो गुस्से से खड़ी हुई और वहां से चली गई। पार्थ में उसे जाते हुए देख लिया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसने सबको टेस्ट पेपर दिए और फिर अपनी क्लास छोड़कर दूसरी तरफ चला गया। एक नई टीचर की फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में अपॉइंटमेंट हो चुकी थी और वो बहुत ही अच्छा था और अच्छे से सबको पढ़ाता भी था और इसमें कोई गलती नहीं करता था। अगर किसी लड़की को नहीं आता था तो इसकी परमिशन लेकर ही उसे टच करता था और उसे बताता था, और लड़कियों को उसके टच से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हर चीज एकदम सही से चल रही थी। पार्थ इस वक्त अपने स्टाफ रूम में बैठा हुआ था और अपनी दूसरी क्लास के असाइनमेंट को चेक कर रहा था जो कि उसने लास्ट दे दिए थे। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ और पार्थ ने अपना सर उठाकर देखा तो वहां पर आराधना थी। पार्थ ने कुछ नहीं कहा और आराधना अंदर आ गई। आराधना ने अपने बैग में से लंच बॉक्स निकाला और कहा, इसे खा लेना। पार्थ ने कहा, ठीक है जाओ। आराधना ने कहा, हाँ जा रही हूँ। वैसे आज हॉस्पिटल जाना है क्या? पार्थ ने कहा, पता नहीं, डॉक्टर का फोन नहीं आया। आराधना ने मायूसी से कहा, ठीक है। उसके बाद वह वहां से चली गई। थोड़ी देर में वहां एक प्यून आया और उसने बताया कि 1 महीने बाद जो एनुअल फंक्शन होने वाला है उसके लिए बोर्ड मीटिंग रखी है प्रिंसिपल ऑफिस में।
पार्थ खड़ा हुआ और सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला गया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। प्रिंसिपल सर ने पूछा, तो बताइए पार्थ सर, आप क्या चाहते हैं कि क्या चीज सबसे ज्यादा? पार्थ ने कहा, डांस। मैं चाहता हूं कि इस बार शुरुआत डांस से हो, सिंगिंग से नहीं। तभी उसे अचानक से उसे याद आया, फिदा ने भी उससे कहा था कि वह डांस में पार्टिसिपेट करेगी, पर अब शायद नहीं कर पाएगी कभी भी। उसके बाद उसने प्रिंसिपल के साथ सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस किया और कितना मनी लगने वाला है और कितना डोनेशन उन्हें लेना है, सारा का सारा उसने डिस्कस किया और कहा, अब मैं घर जा रहा हूं। मेरी बाकी की क्लासेस कैंसिल कर दो या फिर एडजस्टमेंट कर दो किसी और टीचर के साथ। उसके बाद वह वहां से बाहर निकला और सीधा गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। आराधना क्लासेस दे रही थी सारी, उसे ड्राइवर लेने आने वाला था शाम को। पार्थ इस वक्त रास्ते में था कि तभी डॉक्टर का उसे कॉल आया। उसने उठा लिया तो डॉक्टर ने कहा, सर प्लीज आप जल्दी से आ जाएं। पार्थ 1 मिनट के लिए बोला, क्या हुआ डॉक्टर, सब कुछ ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, सब कुछ ठीक है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। पार्थ ने कहा, बस थोड़ी देर में आ रहा हूं। उसके बाद वो वहां से हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गया। कुछ देर बाद गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी और उसमें से जल्दी से पार्थ बाहर आया और रिसेप्शन से डॉक्टर के केबिन का नंबर पूछा और वहां से उस तरफ चला गया। पार्थ वहां आया और बोला, जी बोलिए। डॉक्टर ने कहा, आपके लिए गुड न्यूज है। पार्थ ने पूछा, कैसी गुड न्यूज? डॉक्टर ने कहा, वही गुड न्यूज जिसका 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं। पार्थ का दिल एकदम से धड़कने लगा और उसे ऐसा लगा कि उसका दिल बाहर आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा, चलिए मेरे साथ, आपको आपकी गुड न्यूज के पास लेकर चलता हूं। डॉक्टर उसके साथ लिफ्ट में गए और डॉक्टर ने कहा, आपकी प्रार्थना रंग लाई। आपने जो जो इन 3 महीने में किया है ना, सच में बहुत मुश्किल है, पर आपने किया और अपनी वाइफ को ठीक किया। पार्थ का दिल अब सच में रुकने जैसा हो गया था। फिदा ठीक हो गई थी, ये लाइन वो सुनने के लिए 3 महीने से तरस रहा था। पार्थ के दिल की धड़कनें काफी तेज पड़ रही थी। वो डॉक्टर के साथ लिफ्ट से बाहर आया और फिर सीधा उस रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा जिस रूम में पिछले 3 महीने से फिदा एडमिट थी। उसे याद आ रहा था अपने कदमों को आगे बढ़ते वक्त की डॉक्टर ने अचानक से आते हुए क्या कहा। 3 महीने पहले डॉक्टर ने कहा कि वह मर चुकी है। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि हम उसे चेक करेंगे और फिर दोनों ने चेक करना शुरू किया। बार बार मशीन सीधी लाइन छोड़ रही थी तो कभी वो चलने लगती थी। डॉक्टर ने कहा, शायद मशीन में कोई गड़बड़ है, पेशेंट इस तरीके से रिस्पांस नहीं कर सकता। बार बार दिल की धड़कन रुककर चालू होना कोई जोक थोड़ी हो रहा है शरीर के साथ। उसके बाद वो फिदा को अच्छे से चेक करने लगे लेकिन अब मशीन सीधी लाइन तो नहीं दिखा रही थी लेकिन फिदा की बॉडी रिस्पांस भी नहीं कर रही थी। डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे और हताश होकर वह सारे के सारे बाहर आ गए। वो बाहर आए और सब उनकी तरफ थे। पार्थ ने पूछा, कैसी है, उठ गई ना वह? डॉक्टर ने कहा, वी आर वेरी सॉरी, वो कोमा में चली गई है। हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोमा में चली गई मतलब क्या? पार्थ ने कहा, ऐसे कैसे? आपने कहा था ना कि मैं उठाऊंगा तो उठ जाएगी। डॉक्टर ने कहा, हाँ लेकिन शायद बॉडी ने रिस्पांस देना बंद कर दिया था। वो कोमा में चली गई है और कुछ नहीं कह सकते कि कब तक होश में आएगी। क्या पता थोड़ी देर में ही आ जाए। 1 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, 1 महीना, 3 हफ्ते, 3 महीने, 1 साल। साल भर का सुनकर पार्थ बिल्कुल बेहोशी की हालत में चला गया और वो बोला, नहीं, वो ऐसे मुझे छोड़कर बेहोश नहीं हो सकती है। मैं उसे नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। उसके बाद वह वापस ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया और फिदा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस तरीके से करोगी। अगर तुम्हें कोमा में जाना था तो मुझे लेकर चलती ना, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रहता। कम से कम दिल में ये तो नहीं रहता कि अकेले निकालने पड़ेंगे इतने दिन। अब तुम बताओ खुद कैसे निकलेगे इतने दिन अकेले? बोलो, प्यार नहीं करता मैं तुमसे, इश्क करता हूँ और इश्क में मैं तुमसे दूर कैसे रहूंगा बताओ। हर कोई उसके पीछे पीछे अंदर आ गया था और वह पार्थ के आंखों से निकल रहे आंसुओं को देख रहे थे। सबका दिल धड़क रहा था। वो फिदा को देख रहे थे जो कि कोमा में जा चुकी थी। पार्थ उसके चेहरे पर झुका और बोला, मुझे तो तुम्हें बहुत कुछ बताना था, सिखाना था। उस किरण का मर्डर भी करना है तुम्हें, मर्डर करना है। छाया और उसकी फैमिली कुछ पल के लिए एकदम थम गए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पार्थ ने कहा, फिदा तुम्हें उठना होगा। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा। उसके बाद तुम्हें मुझे अपना प्यार भी तो देना है। अभी तक हमारा प्यार भी अधूरा है।
तुम ही तो हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम्हें पूरा प्यार नहीं दे रहा, तो प्रॉमिस कभी भी तुम्हें नहीं तड़पाऊंगा। उसके बाद उसने अपनी गर्दन पर चिमटी काटी और वह बोला, प्लीज उठ जाओ ना फिदा। अगर तुम बोलोगे कि दूर रहो, ठीक है दूर रहूंगा, पास नहीं आऊंगा, सोफे पर जाकर सो जाऊंगा। तुम कहोगी कॉलेज में डांटना नहीं, मैं नहीं डांटूंगा। तुम कॉलेज में टॉप करना, मैं तुम्हें साथ में बैठकर आंसर बताऊंगा। तो प्लीज ऐसे मत करो ना मेरे साथ, प्लीज उठ जाओ। उसके बाद उसने उसके चेहरे पर अपना चेहरा रख लिया और रोने लगा। उसके सारे आंसू फिदा के चेहरे को भीगो रहे थे, लेकिन फिदा उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुन रही थी। पार्थ की सांस गहरी हो रही थी और वह उसके चेहरे पर अपना चेहरा रखकर गहरी गहरी सांस लेकर रो रहा था। हर कोई उसकी कंडीशन देखकर रो रहा था, किसी से भी उसकी वो कंडीशन नहीं देखी जा रही थी। पार्थ ने उसका वापस चेहरा पकड़ते हुए बोला, बस करो ना फिदा, उठ जाओ। पिछले 2 दिन से ऐसे ही देख रहा हूं मैं तुम्हें, उठ जाओ। हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा। मुझे पता है, मैं टाइम पर नहीं आया। मैंने गलती कर दी, मेरी वजह से आज तुम इस कंडीशन में हो। मेरी वजह से तुम्हारा रेप हो गया, सब कुछ मेरी वजह से हो गया, सब कुछ। डॉक्टर का दिमाग कुछ पल के लिए सनक गया। रेप? उन्होंने कब कहा कि फिदा का रेप हुआ है? डॉक्टर बोले, एक सेकंड मिस्टर नेगी, आपको किसने कहा कि मैसेज नेगी का रेप हुआ है? नक्श इस पर उसे देखते हुए बोला, आपने ही तो कहा था डॉक्टर। तभी तो अचानक से पार्थ के दिल की धड़कन ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा था, पर मैंने कब कहा कि उनका रेप हुआ है? नक्श ने कहा, आप ही ने कहा था। डॉक्टर आप ही ने याद कीजिए, जब आप उसका चेक करके आए थे तो आपने कहा था कि उसकी प्राइवेट पार्ट पर बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत बुरी तरीके से वार हुआ है। ये शब्द बोलते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। डॉक्टर ने कहा, हाँ वार हुआ है, लेकिन मैंने ये कब कहा कि रेप हुआ है? पार्थ जो अब तक फिदा को देख रहा था, वो एक पल के लिए चुप हो गया और मुड़कर डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर ने कहा, उनके प्राइवेट पार्ट पर किसी भारी चीज से ऊपरी तरीके से बाहर हुआ है, अंदर कुछ नहीं गया इनको। यह वर्जन है, इनकी वर्जिनिटी लॉस ही नहीं हुई है। हाँ थोड़ा घाव है इंटरनल, पर वर्जन के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। आपको किसने बोल दिया? और मैंने सिर्फ ये कहा, आपने ये समझ लिया कि रेप। एक सेकंड, आपने कहा था कि माइनर एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ था उनके साथ? इस पर नक्श बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि जब डॉक्टर ने उनसे पूछा था कि फिदा की यह कंडीशन कैसे हुआ, तो डॉक्टर ने पूछा, मैंने पूछा क्या हुआ था उनके साथ, अपने डायरेक्ट यह असम्पशन लगा लिया कि रेप हुआ था। क्या ये किडनैप हुई थी? पुलिस को पता है? पार्थ ने कहा, पुलिस को पता है, और जिसने से किडनैप किया था उसे पुलिस ढूंढ भी रही है। डॉक्टर ने कहा, और आपने बताया नहीं और जबरदस्ती मुझे कहा कि मैं इनका तुरंत इलाज करूं, जबकि यह पुलिस केस था। नक्श ने कहा, 3 दिन बीत चुके हैं डॉक्टर इस बात को, अब आप पेशेंट को देखिए। डॉक्टर ने कहा, मैं क्या देखूं मिस्टर नेगी, वो कोमा में जा चुकी है, अब उन्हें कुछ नहीं होगा, वो डायरेक्ट होश में जब आएंगे तब आएंगे। पार्थ इस पर वापस फिदा को देखने लगा और उसका चेहरा को पकड़ते हुए बोला, फिदा, फिदा प्लीज अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक करना, वरना अब मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगा और कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास लौटकर। प्लीज उठ जाओ, प्लीज ऐसे मत सताओ मुझे। उसके बाद वह वापस उसे उठाने की कोशिश करने लगा। पार्थ अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा रहा था। डॉक्टर ने दरवाजा खोला और पार्थ अंदर आया। उसने देखा फिदा बैठी हुई थी और इस वक्त उसके हाथ में एक गिलास था जूस का, उसके अंदर पाइप डाला हुआ था और नस के सहारे से पकड़ा हुआ था और उसे पी रही थी। तभी दरवाजा खोलने की आवाज पर फिदा ने अपना सर उठाकर सामने देखा। पार्थ ने देखा फिदा का रंग कहीं दबा हुआ था, उसका वेट काफी लॉस हो चुका था और ऊपर से वह उस अस्पताल में भी काफी कमजोर नजर आ रही थी, पर उसकी वह सुंदरता, उसकी वह नजाकत आज भी बढ़कर आई थी। वो उसके पास तुरंत आया। फिदा ने वह गिलास साइड में रख दिया। वो उसके पास आया और उसे कसकर गले लगा लिया और फिदा ने भी उसे कस के गले लगाया और पीछे से उसके कंधे को कस के पकड़ लिया। फिदा ने अपना सर उसके सीने में छुपाया हुआ था। पार्थ ने उसके पीठ को सहलाने शुरू किया और बोला, बहुत ज्यादा लेट कर दिया तुमने, बहुत ज्यादा पनिशमेंट भी मिलेगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बोली, आई एम रेडी, मैंने बहुत लेट कर दिया, सच में बहुत ज्यादा। उसके बाद उससे दूर होकर उसे देखने लगी। डॉक्टर और नर्स कुछ देर के लिए वहां से चले गए क्योंकि ये दोनों का लवी डबी मोमेंट्स था। वो पार्थ की आंखों से देख रही थी और पार्थ ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ा और उसके चेहरे पर झुकने लगा, तो फिदा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और कहा,
फिलहाल ना मैं सुंदर दिख रही हूँ और ना मैं इतने समय से नहाई हूँ और मेरी बॉडी में से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। आप भी गंदे हो जाओगे मेरी वजह से। पार्थ ने इस पर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और फिदा ने कहा, मैं बोल रही हूं ना कि मैं गंदी हो रखी हूं फिलहाल। पार्थ फिर भी उसके चेहरे पर झुकने लगा। फिदा की सांसें भारी होने लगी। उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे शिद्दत से चूमने लगा। फिदा की आंखें पहले तो बिल्कुल बड़ी हो गई और फिर उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया। उसके होंठ भी कटे हुए थे। हल्की हल्की वह कोमा में थी, इसीलिए उसके सेंस ने अपना काम करना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था। इसीलिए जो घाव 3 हफ्ते में ठीक होने वाला था, उसने 3 महीने में भी अपना असर नहीं दिखाया था। लेकिन अब वो होश में आ गई थी, तो शायद अब दवाएं उस पर धीरे धीरे असर करेंगे। उसने उसके होठों को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था और फिदा ने भी उसको शिद्दत से रिस्पांस देना शुरू किया। उसके हाथ अपने आप कंधे से हटकर उसके बालों में आ गए और पार्थ और नीचे की तरफ झुक गया। फिदा थोड़ी सी पीछे की तरफ खिसक गई ताकि पार्थ बैठ सके और वह बैठ गया और उसने फिदा को नीचे की तरफ लेटाया और उसके चेहरे को छोड़कर उसे देखते हुए बोला, एक बार ठीक हो जाओ, कसम से अब नहीं छोड़ूंगा। फिदा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया तो पार्थ ने वापस उसके होठों को अपने होठों में लेकर बंद कर दिया। उसे काफी शिद्दत से चूम रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और घर वाले वहां आ गए। डॉक्टर ने नक्श को भी बता दिया था और नक्श सबको लेकर वहां आ गया था। लेकिन जब उन सब ने इस तरीके से उन दोनों को देखा तो वह सारे के सारे हैरान हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी भी पूरी थी और उनके आंखों से खुशी की आंसू निकल रहे थे। पिछले 3 महीने से उन आंखों से सिर्फ दर्द भरे आंसू निकल रहे थे, लेकिन आज उन आंसुओं ने अपना रुख बदल दिया था और वह रूप बदलकर खुशी में तब्दील हो चुके थे। रूबी जी ने कहा, पार्थ उसकी तबीयत खराब है बेटा, बाद में कर लेना जो करना है। वो दोनों बिल्कुल अलग हो गए और फिदा ने अपना चेहरा नीचे छुपा लिया। रूबी जी उसके पास आई और उसका चेहरा पकड़कर ऊपर किया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। उसके बाद वो अलग हुई और छाया जी से बोले, अपनी बेटी के पास आइए। छाया जी उसके पास आई और फिदा रोते हुए उसके गले लग गई और बोले, मम्मा उसने मुझे बहुत मारा था। मैंने उसे बहुत बार बोला था कि छोड़ दे मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसने उसने मेरे सारे कपड़े निकाल दिए। उसने मेरे आंखों के सामने मेरे सारे कपड़ों में आग लगा दी। मैं उसे फिर भी रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन वह नहीं रुका। उसके उसके हाथ में एक चुभने वाली अंगूठी थी। उसने वह मेरी बॉडी में चुभाए। उसने मुझे बहुत दर्द दिया मम्मी, बहुत दर्द। मैं रोक रही थी लेकिन वह नहीं रोक रहा था। वो रोते हुए हर एक बात छाया जी को बता रही थी और छाया जी उसे शांत करने में लगी हुई थी। उसका सर और उसकी पीठ सहला रही थी और फिदा छोटे बच्चों की तरह उसके सीने से लगाकर रो रही थी और उसे हर एक बात डिटेल में बता रही थी। पार्थ जितना सुन रहा था उसे उतना गुस्सा भी आ रहा था। उसने अभी तक किरण को इसलिए रोका हुआ था और उसे जाने दे रहा था क्योंकि अभी तक फिदा होश में नहीं आई थी, लेकिन अब वो होश में भी आ गई थी और अब वह अपना बदला भी पूरा ले सकता था। 3 दिन बाद नेगी मेंशन फिदा को घर तो ले आए थे, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा था कि अभी उसे अच्छे से केयर पर रखना है, उसे कोई काम नहीं करना है और ना ही वो बाहर जा सकती है ज्यादा, और चलना फिरना भी फिलहाल उसे मना किया हुआ था। सुबह का वक्त हो रहा था और फिदा इस वक्त सो रही थी। पार्थ उठ चुका था क्योंकि उसे कॉलेज जाना था। वो तैयार हो रहा था। उसके बाद वो फिदा की तरफ गया और उसे उठाने लगा, फिदा उठो, फिदा। लेकिन फिदा गहरी नींद में सो रही थी। पार्थ ने उसके चेहरे को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे जबरदस्ती फोर्सफुली किस करने लगा। जैसे ही नींद में फिदा को अपनी सांस से अटकती हुई महसूस हुई, उसने तुरंत अपनी आंखों को खोल दिया और फिर झट से पार्थ को धक्का दिया। पार्थ ने इस बार अपने आप को संभाल दिया। वह गिरा नहीं नीचे और वह बैठ गया और बोला, हर बार नहीं गिरूंगा। फिदा ने कहा, यह कौन सा तरीका होता है किसी को उठाने का? किसी दिन आपके इस तरीके से किस करने के चक्कर में मैं ऊपर चली जाऊंगी। पार्थ इस पर उसके पास आया और उसके गर्दन को अपने हथेली में दबोचा और उसका चेहरा अपनी तरफ करके अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, अगर किस करते हुए तुम ऊपर जाओगे तो मैं भी तो जाऊंगा ना। फिदा ने कहा, आप क्यों जाओगे, आप तो कर रहे हो ना। पार्थ ने उसके नाक से अपना नाक मिलाया और उसे चलाते हुए बोला, तो तुम तो करती नहीं हो, मुझे करना पड़ेगा और क्या, चलो उठो अब। उसके बाद फिदा से दूर हुआ तो फिदा ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठाया और ब्लैंकेट को हटाकर उसकी गोद में जाकर बैठ गई। पार्थ ने उसकी कमर को अच्छे से पकड़ लिया। फिदा उसकी तरफ अपना चेहरा करते हुए बोली, आज मत जाओ प्लीज।
पार्थ ने उसकी कमर को अच्छे से पकड़ा और अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, क्यों, आज क्या है ऐसा? तुम्हें बताया ना कि 1 महीने बाद एनुअल फंक्शन है, तैयारी शुरू हो चुकी है और एजुकेशन में हेड हूं तो मेरा होना जरूरी है। फिदा ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पड़ा और बोली, मुझे भी पार्ट लेना है। मैंने भी तो बताया था आपको कि मुझे डांस में पार्ट लेना है। पार्थ ने उसके बालों को उसके कानों के पीछे किया और कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें पार्ट लेना है, लेकिन तुम्हारी कंडीशन पार्ट लेने वाली नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। फिदा ने कहा, कौन सा डॉक्टर ने मुझे 1 महीने का बेड रेस्ट दे दिया? पार्थ ने कहा, तुम्हें 1 महीने का रेस्ट चाहिए। और फिर वो उसे अपनी छोटी आंखों से देखने लगा। फिदा का गला सूखने लगा, उसकी ऐसी नजरों से, क्योंकि वो समझ गई वो कौन से बेड रेस्ट की बात कर रहा था। वो प्रेगनेंसी वाले बेड रेस्ट की बात कर रहा था। और वो बोली, उस बेड रेस्ट से पहले काफी मेहनत लगती है जो आपसे नहीं होती। पार्थ ने इस कंधे पर अपना चेहरा रखा और उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, मैं तो करने के लिए तैयार हूं, पर फिलहाल तुम उस मेहनत के लिए तैयार नहीं हो। फिदा ने कहा, मैं तो हमेशा से तैयार थी, आप ही नहीं होते और मेरी हालत नहीं है। पार्थ ने कहा, बस हालत ठीक कर लो, उसके बाद सब कुछ, और वैसे भी उससे पहले मुझे काम निपटाना है। फिदा ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, कौन सा काम? पार्थ ने कहा है, कोई काम नहीं। फिदा ने पूछा, कौन सा काम? पार्थ को अगर बताना होता तो पहले बार में बता देता। फिदा उसे पकड़कर बैठ गई और बोले, मतलब आप सच में कॉलेज जाओगे? पार्थ ने कहा, जाऊंगा। फिदा उसके ऊपर से उठ गई और वापस बिस्तर पर गई और लेटते हुए बोली, तो जाओ ना, मेरे पास क्यों आए हो? जाकर अपने काम पर फोकस करो। और उसके बाद वह लेट गई तो पार्थ ने कहा, मैं तुम्हें यहां दोबारा सुलाने के लिए नहीं आया था, उठाने के लिए आया था। फिदा ने कहा, मैं कॉलेज थोड़ी जा रही हूं, आप जा रहे हो सिर्फ, तो जाओ, मैं तो आराम से उठूंगी। उसके बाद उसने ब्लैंकेट उठाया और अपने ऊपर ले लिया। पार्थ ने कहा, लास्ट टाइम उठा रहा हूं, उसके बाद नहीं उठाऊंगा। फिदा ने इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। पार्थ ने कहा, मैं कह रहा हूं। फिदा ने कहा, आपका वो सेकंड लास्ट था क्या? पार्थ इस पर खड़ा हुआ और बोला, सोती रहो पूरा दिन, मैं सबको बोल देता हूं तुम्हें उठना नहीं है, बनो कुंभकर्ण। उसके बाद वह उठा और जाने लगा। तभी फिदा उठ गई और पीछे से जाकर उसे पकड़ लिया। एकदम से आने के चक्कर में उसके पेट में उसे दर्द हुआ था, लेकिन उसने अपने मुंह से ना चीख निकाली और ना ही कोई एक्सप्रेशन पार्थ के सामने दिया। पर वो उसके पीछे थी तो उसकी आंखों की किनारे से हल्के से आंसू आ गए थे। पार्थ ने कहा, सो जाओ जाकर। फिदा ने कहा, नहीं। पार्थ ने उसके हाथों को देखा जो कि उसकी शर्ट के बटन के साथ खेल रहे थे और उसने कहा, मुझे कॉलेज जाना है। फिदा ने कहा, तो जाओ, मैंने कब रोका? पार्थ ने कहा, अगर इस तरीके से मेरी शर्ट के बटन के साथ खेलोगे तो कैसे जाऊंगा? फिदा ने कहा, मतलब आप खुद चाहते हो कि मैं खेलूं? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।